Good morning, everyone. In our last class, we had discussed about digestive system. Digestive system चैप्टर 5 है आपका, सॉरी चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमने बक्कल कैविटी कर ली थी, सिलेवरी ग्लैंड कर ली थी, ईसोफेगस हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए आप, ईसोफेगस से वापस हम ज़रा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि ईसोफेगस में क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बक्कल कैविटी है, यहाँ पे ये सिलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में होती है। दिस इज द ईसोफेगस, है ना। किससे लाइन रहती है? क्यूबॉइडल लाइनिंग है। दिस इज द क्यूबॉइडल लाइनिंग, जो कि क्या हेल्प करती है? फूड को स्लोइंग करने में। स्लोइंग करने के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज प्रेजेंट। अब ये देखो मूवमेंट किस तरीके से होता है कि जो बक्कल कैविटी में फूड का फॉर्म बन के आता है, आफ्टर चेविंग और सलाइवा मिक्स होने के बाद जो फूड का फॉर्म बन के आता है वो होता है बोलस। ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर होता है, ये फूड फॉर्म है। दिस इज नोन एज बोलस। फिर ये इस तरीके से होगा, फिर ये इस तरीके से। तो आप देखिए ऊपर से नीचे इस तरीके से ये फ्लो में नीचे जाता है, ठीक है। तो ये है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के बाद ये है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद जो चीज है वो है स्टमक। दिस इज द स्टमक। दिस इज द स्टमक। अब स्टमक के अंदर देखो, हमें इसका जो हिस्टोलॉजी भी देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसका डाइजेशन भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम हिस्टोलॉजी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे वाली ये जो लाइनिंग होती है ना, फैटी टिश्यू की बनी हुई होती है, और इसको हम कहते हैं सीरोसा। दिस इज सीरोसा। सीरोसा के बाद 2 लाइन्स और होती है, और म्यूकोसा, इसे हम बोलेंगे, ये म्यूकस की लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज अ म्यूकोसा। म्यूकोसा एक्चुअली 2 लाइन में डिवाइड होती है। मैंने 2 लाइन बताई है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, इसके अंदर डिवाइड होती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सीरोसा के बाद म्यूकोसा होती है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको ध्यान में नहीं रखना है। और म्यूकोसा के अंदर क्या होते हैं? इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं विलीज। तो विलीज क्या है? स्टमक में तो होती है नेग्लिजिबल, स्टमक में होती है नेग्लिजिबल। ये है सीरोसा, दिस इज द सीरोसा। ये है सब म्यूकोसा, और ये है म्यूकोसा, और म्यूकोसा में इस तरीके से ये लाइनिंग प्रेजेंट। ये है स्टमक। अब जैसे जैसे हम स्टमक से आगे बढ़ेंगे, ये वाली हिस्टोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, विलीज जो है कंप्लीट आना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बट फिलहाल मैं आपको स्टमक पढ़ा रही हूँ, तो स्टमक के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे कि ये इसकी हिस्टोलॉजी है। दिस इज सीरोसा, दिस इज म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और दिस इज म्यूकोसा, ठीक है। ये स्टार्ट है इसके अंदर। अब वो इसके अंदर डाइजेशन देखना है, तो डाइजेशन के लिए ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वो सेलुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। देयर आर सम स्पेसिफिक ग्लैंड्स जो कि पर्टिकुलर ग्लैंड के फॉर्म में नहीं है, सेल्स ही एज अ ग्लैंड का वर्क करेगी। तो कौन कौन सी ग्लैंड है? पहला जो HCl को सीक्रेट करेगी, इन सेल्स को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। दूसरी होती है जाइमोजेंस, जो प्रोटीन्स पे वर्क करेगी। जाइमोजेंस।
जो प्रोटीन पे वर्क करेगी, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगी। और क्या सीक्रेट करेगी ये? प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस एंजाइम को सीक्रेट करेगी। और तीसरी सेल होती है म्यूकस सेल, जो कि इसको बचाती है, किसको? स्टमक को। किससे? HCl के हाई सिक्रीशन से। तो स्टमक को बचाती है, लाइन कर देती है ताकि स्टमक का डाइजेशन नहीं हो पाए। स्टमक, क्योंकि HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी वजह से स्टमक के लाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट स्टमक के लाइज होने को कंट्रोल करने के लिए म्यूकस जो होता है वो लेस ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपोर्टेशन उसके थ्रू बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी थिक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टमक डिग्रेड नहीं हो पाता। तो ये बात हो गई स्टमक। स्टमक का डाइजेशन बाद में देखेंगे। फिर आप देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है विच इज नोन एज ड्यूडेनम, जिसे हम ड्यूडेनम कहेंगे। फिर ये थोड़ा सा कॉइल होने लग जाता है, इसे हम बोलेंगे जेजुनम। दिस इज द ड्यूडेनम, दिस इज द जेजुनम। और जेजुनम के बाद जो अगेन लेस कॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम कहेंगे इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, आप देखिए। ड्यूडेनम जो कि सी शेप्ड आपको नजर आ रहा है, फिर है हाई कॉइल पार्ट जिसे हम कहेंगे जेजुनम, और फिर है इलियम। क्लियर? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर डिफरेंस क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की हिस्टोलॉजी में डिफरेंस क्या है? ये मैंने आपको स्टमक बना के बताया। इसमें मैंने आपको मस्कुलर लेयर नहीं बना के बताई है ताकि वो प्रेजेंट होती, पर हमें इतना ध्यान नहीं रखना। आपको अब हिस्टोलॉजी में ध्यान क्या रखना है? ये सीरोसा है, ठीक है। फिर यहाँ मस्क्यूलैरिस आती है इनके बीच में, दिस इज द मस्क्यूलैरिस। फिर यहाँ पे आती है सब म्यूकोसा, इसके अंदर भी मस्क्यूलैरिस होती है, ठीक है। सब म्यूकोसा, और फिर है म्यूकोसा। बट म्यूकोसा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देखें, इतने सारे स्टार्ट हो गए, और इन्हें अब हम बोलेंगे विलाईज। विलाई, दीज आर नोन एज विलाई। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे और इसको स्पेस मिल गया है, ये और स्पेस मिल गया है, यहाँ पे और स्पेस मिल गया है, यहाँ पे और स्पेस मिल गया है, यहाँ पे और स्पेस मिल गया है। यहाँ पे और स्पेस मिल गया। तो ये फूड के डाइजेशन में सरफेस एरिया बढ़ा देते। स्टमक और इंटेस्टाइन होते कितने स्लिम से, एकदम। स्टमक तो एक फीस से हल्का सा बड़ा होता है, इतना सा होता है, लेकिन खाना खाने के बाद 3 टाइम्स फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर फोर्स प्रेजेंट हो। इंटेस्टाइन, खाना हम इतना सारा खाते हैं, इंटेस्टाइन दिस मच थिकनिंग की होती है। तो अब उसके अंदर इतनी सी थिकनिंग में फूड कैसे डाइजेस्ट होगा? तो ये हल्के हल्के फोर्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो देखिए, अगर मैं इसको विलाईज मान लूँ, ये एक विलाई है दूसरी, तो यहाँ पे देखिए आप कितनी जगह मिल गई, तो यहाँ पे भी खाना आ जाएगा। बजाय इसके इस सरफेस पे सिर्फ इतना ही खाना ट्रेवल करेगा, अदरवाइज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सब जगह फूड ट्रेवल करके अच्छे से डाइजेस्ट होके आगे बढ़ जाए। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो पाता है। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड विल अकर ओनली एंड ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन। जस्ट इन द
सो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन सेंटर के अंदर थी। इफ आई एम सपोजिंग दैट इट इज द पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज इलियम। इलियम आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो जाती है। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये तो इलियम है। किसका पार्ट था? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखिए ये जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज नोन एज सीकम। दिस इज नोन एज सीकम। देन ये इतना पोर्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाता है कॉलन। दिस इज नोन एज कॉलन। अब कॉलन के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। पहला कौन सा है? असेंडिंग कॉलन, ठीक है। फिर ये कौन सा है? ट्रांसवर्स कॉलन। और ये कौन सा है? डिसेंडिंग कॉलन। और लास्ट पोर्शन ये है रेक्टम। और रेक्टम का जो ये माउथ आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं एनस, ठीक है। दिस इज नोन एज एनस। अब ये जो फिंगर लाइक हमने प्रोजेक्शन बनाया था इसका खुद का एक नेम है। दिस इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब फंक्शन क्या देखिए, अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूँ ना, हम जिससे इवॉल्व होके आए तो उनके अंदर क्या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली जो रूमिनेंट वगैरह होते हैं जो स्टार्च ज़्यादा खाते हैं, ग्रासेस ज़्यादा खाते हैं, तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या करता था? डाइजेशन में हेल्प करता था। बट हम जैसे जैसे एवोल्यूशन में आगे बढ़ते गए, नई स्पीशीज डेवलप होती गई, तो इसका काम जो है ख़त्म होने लग गया और ये रिड्यूस्ड होके एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं करता है। इसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन सीकम फर्स्ट पार्ट है इसका, फिर दिस मच पार्ट इज नोन एज कॉलन, असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग, एंड लास्ट पार्ट है रेक्टम। तो 3 पार्ट है, पहला सीकम, दूसरा है कॉलन और तीसरा है रेक्टम। अब इसका काम क्या है? देखो इसके अंदर विलीज कम हो जाएगी। विलीज मैक्सिमम किसके अंदर प्रेजेंट होती है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अंदर नेग्लिजिबल नहीं के बराबर विलीज है। क्यों है? क्योंकि इसका काम है एब्जॉर्प्शन। फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का ओनली एंड ओनली एब्जॉर्प्शन। क्या है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करना इसका फंक्शन, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन करेगी किसका? कि जो फूड डाइजेस्ट होके आया है उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो वाटर का प्रेजेंट होगा। तो वाटर अगर हम हमारी बॉडी से बाहर जाने दें तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी, नंबर 1। और 90% ये वाटर का ही एब्जॉर्प्शन करती है, क्योंकि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है जैसे फूड डाइजेस्ट हुआ उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है। जैसे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज वही ले लिया जाएगा, फ्रक्टोज बना वही एब्जॉर्ब हो जाएगा, फैट्स बने वो वही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स बने वो वही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बट बाई चांस अगर इसके अंदर कुछ आ गया है तो
ये रेस्ट सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन भी कर लेगा। ठीक है, और भी कुछ अगर इसके साथ रह गया है तो ये उसका एब्जॉर्प्शन भी कर लेगा। अब देखिए, हम देख लेते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस कौन कौन सी है। हाउ मेनी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस आर देयर। सो सबसे पहले मैं बक्कल कैविटी की बात करती हूँ। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में डाइजेशन कौन सा है? तो इसके अंदर हम मैस्टिकेट करते हैं फूड को। मैस्टिकेशन के बाद जैसे हम मैक्सिमम क्या खाते हैं, स्टार्च खाते हैं। फूड फॉर्म जो है, अगर प्लांट का खा रहे हैं तो वो एज ए स्टार्च प्रेजेंट है, अगर एनिमल खा रहे हैं तो एज ए ग्लाइकोजन हमारे पास आता है। तो उसका सबसे पहले डाइजेशन होता है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में लिखेंगे स्टार्च, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ये? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये माल्टोज क्या है? इट इज अ डाइसैकेराइड। दिस इज द डाइसैकेराइड, एक तरीके का डाइसैकेराइड। क्लियर? इसके बाद अब आप देखिए ये जो फूड फॉर्म बनेगी, नाउ द फूड फॉर्म which is formed in buccal cavity is known as बोलस। उसे हम क्या कहेंगे? बोलस। बोलस के नाम से वो जाना जाता है। क्लियर एवरीवन? उसके बाद ये तो इतना सा हो गया बक्कल कैविटी का डाइजेशन। बक्कल कैविटी के बाद अब का डिग्लूटिनेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड है बोलस से स्टमक में आता है। तो स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट है? देखिए, डाइजेशन इन स्टमक। फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट बोल सकती हूँ मैं, HCl जो है एज एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है। HCl इज activator of other enzymes, दूसरे एंजाइम्स का एक्टिवेटर है। ठीक है, इट इज अ एक्टिवेटर ऑफ अदर एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से हैं? प्रोटीएज। जो किस पे वर्क करेंगे? प्रोटीन्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, और वो प्रोटीएज एंजाइम का जो टाइप है, इट इज अ पेप्सिनोजन। एंड पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म। इट इज इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो एक्टिव कैसे होगा? तो देखिए, पेप्सिनोजन will convert into pepsin. पेप्सिन में कन्वर्ट होगा in the presence of HCl. HCl है तो स्टमक की pH होगी 1.8 एसिडिक pH होगी। ठीक है, इसे हम प्रोटीएज कैटेगरी का एंजाइम भी बोल सकते हैं, या फिर समटाइम क्वेश्चन आता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। क्या कह सकते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन सिक्रीट करता है इसको? पेप्सिनोजन को। इसको सिक्रीट करने वाले जो सेल्स है, इट इज जाइमोजेंस।
ये है जाइमोजेंस जो कि इसको सीक्रेट करेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। देखो दूसरा एंजाइम क्या होगा, वो है लाइपेज। तो फैट का तो इतना डाइजेशन नहीं होता, बट समवेयर आपको बुक के अंदर ये रिएक्शन देखने को मिलेगी कि थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन होता है, बट स्टमक के अंदर फैट डाइजेस्ट नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कुछ इजी फैट है तो वो ज़रूर डाइजेस्ट हो जाएगी, अदरवाइज देर आर नॉट एनी काइंड ऑफ डाइजेशन। कोई भी किसी भी तरीके का फैट का डाइजेशन नहीं होता। फिर भी मैं आपको एक रिएक्शन बता देती हूँ क्या है कि ये फैट है, सिंपल फैट है, जो कि लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका स्टमक के अंदर सिर्फ ये दो रिएक्शन आपको ध्यान रखने। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे अपना स्मॉल इंटेस्टाइन पे फोकस करेंगे, प्लस उसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो भी है उस पर वर्क करेंगे। सो आज के लिए काफ़ी है इतना, कल की क्लास में हम दोबारा मिलते हैं।